जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं सीआरपीएफ के लिए जीके का एक और मॉक टेस्ट जनरल एप्टीट्यूड। और दोस्तों आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो इश्यू हो गए हैं, आपके मेल पे मैसेज भी आ गया होगा। तो 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आपके एग्ज़ाम होने हैं, ऑनलाइन होने हैं। ठीक है, अभी कुछ बच्चों से मुझे पता चला कि उनका एग्ज़ाम जो लखनऊ में है, कुछ का बुलंदशहर में है। तो आप भी अपने एडमिट कार्ड देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 26। दोस्तों इसमें जो प्रश्न है वो 26 से लेके 50 तक इसमें प्रश्न शामिल हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता? मतलब कौन सी गति ऐसी है जो महासागर से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों तरंग तरंग महासागर में होती है, धाराएं भी बनती हैं, ज्वार भाटा भी, लेकिन परावर्तन परावर्तन ये महासागरीय गतिविधि नहीं है। परावर्तन क्या होता है? ये प्रकाश से संबंधित एक घटना होती है कि प्रकाश की किरण किसी माध्यम में टकरा कर जब उसी माध्यम वापस लौट जाती है, ठीक है, किसी तल से टकरा कर जब उसी माध्यम में वापस लौटेगी तो ये घटना परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका परावर्तन, ये महासागरीय गतिविधि नहीं है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व महासागर दिवस कब होता है, तो आप याद रखना 8 जून को हर साल विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 8 जून विश्व महासागर दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? दोस्तों असम का लोक नृत्य है जो असम में जो चाय के बागान होते हैं उसमें काम करने वाली महिलाएं करती हैं, और ये शरद ऋतु में होता है। कौन सा? आपका झूमुर झूमुर नृत्य है, ये शरद ऋतु में होता है। आपका असम में चाय के बागानों में काम करने वाली महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो झूमुर आप याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अच्छा मैं आपके असम को ना 2 डांस और बता देता हूँ। एक बिहू बहुत आता है एग्जाम में। बिहू किस राज्य का डांस है? तो बिहू असम का ही डांस है। और एक डांस और याद रखना, सतरिया। सतरिया कहाँ का डांस है? तो सतरिया भी असम का डांस है। बाकी असम में सबसे ज़्यादा चाय होती है, सबसे ज़्यादा मूंगा रेशम जो असम में होता है, और असम में एक सींग का गैंडा भी मिलता है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो यहाँ पे गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया आपका डोमकच। डोमकच किस राज्य का? तो डोमकच झारखंड का है। ठीक है, डोमकच जो लोक नृत्य है ये झारखंड का है। क्लियर? तो आपसे झूमर पूछा गया है, असम का है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। द अदर साइड ऑफ द साइलेंस बाइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो दोस्तों द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी है आपकी उर्वशी बुटालिया ने। उर्वशी बुटालिया की किताब है द अदर साइड ऑफ साइलेंस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थ्रोपोड है? दोस्तों आर्थ्रोपोड का मतलब होता है कि उनके पैर जो होते हैं इसमें जोड़ होते हैं कई सारे। तो आर्थ्रोपोड जो होता है वो कौन सा? आपका जोंक, सहस्त्रपाद, यकृत प्रणाम या घोंगा? तो सहस्त्रपाद। सहस्त्रपाद जो है दोस्तों ये आपका एक आर्थ्रोपोडा होता है। ठीक है, आप याद रखना। और आर्थ्रोपोडा में जैसे जो कीट वर्ग होते हैं ना, कीट वर्ग, तो वो सब आर्थ्रोपोडा में तो आते हैं। कीट वर्ग जैसे मधुमक्खी हो गई आपकी, तितली हो गई आपकी, और झींगुर हो गया आपका, और जैसे आपसे मकड़ी हो गई आपकी, वो सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना। क्लियर? तो सहस्त्रपाद आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय सेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय सेना दिवस हर साल मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन डी, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आप याद रखना। और 2023 में कौन सा सेना दिवस मनाया गया? 75वां। 2023 में 75वां सेना दिवस मनाया गया है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, अच्छा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कहानी क्या है। देखो 15 जनवरी 1949 को के एम करियप्पा, नाम सुने होंगे आप, के एम करियप्पा, ये भारत के मतलब भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। तो के एम करियप्पा ने जब भारतीय सेना की कमांड संभाली थी वो दिन था 15 जनवरी 1949। इसी की याद में 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप याद रखना। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर है? दोस्तों इंडियन मिलिट्री अकादमी ये बहुत आती है एग्जाम में, तो देहरादून में है। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में है, आप याद रखना इसके बारे में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, यहाँ पे भारतीय मतलब थल सेना अकादमी है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था भारतीय सेना दिवस कब होता है? 15 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आया था तो वो कब आया था, तो इसका सही जवाब होगा 1743 में। ठीक है, 1743 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के का पहला गवर्नर नियुक्त हुआ था जो भारत आया था, ये आप याद रखना। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। अच्छा, जोड़ हमारे शरीर में हड्डियों के जोड़ होते हैं उसके बारे में जोड़ा है, तो कौन कौन सा है सही बताना है ना। तो हिंज बोन कंधे में होता है, तो हिंज बोन जो होता है ये आपका कोहनी और घुटने में होता है। हिंज ये कोहनी में होता है या घुटने में होता है, तो ये तो हो गया आपका गलत पहला ही। अचल अचल जोड़ अचल संधि जो होती है दोस्तों, अगर हम बात करें अचल संधि की, तो अचल संधि दांत और जबड़े में होती है। ठीक है, तो ये कोहनी में दिया, ये भी गलत है। पिवटल मोड़ जो होता है ये आपका गर्दन में या सिर में होता है, ये सही है आपका। बॉल एंड सॉकेट संधि ये कंधे में होता है। तो आपसे पूछा गया सही जोड़ा, तो पिवटल जॉइंट जो हो जाए गर्दन और सिर में होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि हड्डी को हड्डी से मिलाने वाला जोड़ क्या कहलाता है, हड्डी को हड्डी से मिलाने वाला जोड़ क्या कहलाता है, एग्जाम में आ सकता है आपके। तो हड्डी को हड्डी से मिलाने वाला जोड़ लिगामेंट्स कहलाता है, लिगामेंट्स। ठीक है, याद रखना, ये कई बार आता है एग्जाम में, लिगामेंट्स होता है हड्डी को हड्डी से मिलाने वाला जोड़। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम योजना है। दोस्तों नदी जोड़ परियोजना में भारत में पहली नदी जोड़ परियोजना कौन सी है, तो इसका सही जवाब होगा केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। ये भारत का पहला रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, आप याद रखना। इसमें केन नदी के पानी को बेतवा में स्थापित किया जाएगा, मतलब स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, और ये जो दोनों नदियां हैं ना आपकी, ये आपका मध्य प्रदेश से उत्पन्न होती हैं, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आप याद रखना। तो भारत की पहली नदी जोड़ परियोजना का नाम है केन बेतवा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो केन बेतवा भारत की पहली परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक तंतु वाद्य यंत्र है। तंतु मतलब स्ट्रिंग का मतलब है कि धागे होता है, इसमें एक तार होगा। तो कौन सा तंतु वाद्य यंत्र है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका जंतर। जंतर जो है एक आपका तंतु वाद्य यंत्र है, ये आप याद रखना। जंतर लकड़ी, इस्पात और घोड़े के बाल से बना हुआ वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, ये आप याद। मध्य प्रदेश में जो प्रधान समुदाय है, एक प्रधान जनजाति, वो बजाती है इसको, तो आप याद रखें। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आप याद रखना बीणा दुनिया का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले जो मतलब व्यक्ति थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। निर्वाचन के बाद इन्होंने 1939 में जब त्रिपुरी सेशन हुआ तो उसमें पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया और गांधी जी से मतभेद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया था। आईएनसी के अध्यक्ष पद थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी जयंती हम मनाते 23 जनवरी को। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है और पराक्रम दिवस के रूप में होती है। ठीक है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में, उड़ीसा में। बंगाली थे लेकिन ये इनका जन्म हुआ था कटक में, उड़ीसा में। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कभी आपसे एक चीज़ ये पूछ सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम क्या है, तो एन इंडियन स्ट्रगल, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। बहुत आती है आपके एग्जाम में, एन इंडियन स्ट्रगल, ये किसकी किताब है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताब है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे ना कलकत्ता का जो हवाई अड्डा है, कलकत्ता हवाई अड्डे का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही रखा गया है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल लिखा गया ऑप्शन में। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस होता है, तो ये इनकी जयंती होती है, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और इनको सरदार की उपाधि मिली थी बारदोली सत्याग्रह में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दादा भाई नौरोजी इनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा गया है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा गया, दोस्तों भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया था, तो वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक
कौन है? दोस्तों फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आपका समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जेएम कीन्स को माना जाता है। जेएम कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। आप याद रखना, उनकी किताब भी है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो यहाँ पे आना सिंपली क्वेश्चन आए कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो एडम स्मिथ जो है ये अर्थशास्त्र का जनक है। ठीक है, ये आप याद रखना। क्वेश्चन संख्या 36 का जवाब होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स जेएम कीन्स। नेक्स्ट वन की ओर चलते हैं 37। क्वेश्चन संख्या 37 क्या कहा गया? ऊँटों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों ऊँटों के बारे में गलत कथन की पहचान हमें करनी है। तो पहला है उनका गोबर सूख जाता है, सही है। वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, ये भी सही है। उन्हें बहुत पसीना आता है, ये गलत है। दोस्तों ऊँट को गर्मी एहसास ही नहीं होती, पसीना कम आता है, तो ये आपका गलत कथन है। वे स्थलीय आवास में रहते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो ऊँट के बारे में कथन आपका सी गलत है, बाकी सारे सही है। अच्छा, कभी क्वेश्चन आए कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊँट को ही कहा जाता है। और भारत में राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, तो आप याद रखना बीकानेर। राजस्थान का एक शहर है बीकानेर, तो बीकानेर में राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है, आप याद रखिएगा। ठीक है, बीकानेर। क्लियर। अच्छा, ऊँट के बारे में ना एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, कभी पूछा जाए कि ऊँट का देवता किसे कहा जाता है? तो पाबू जी को ऊँटों का देवता कहा गया है, पाबू जी। ठीक है, ऊँटों का देवता पाबू जी को कहा जाता है। और ऊँट एक ऐसा स्तनधारी है जिसकी आरबीसी में केंद्रक होता है, तो ये भी आप याद रखना कि कौन सा स्तनधारी है जिसकी आरबीसी में केंद्रक होता है, तो ऊँट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक भारत की यात्रा करने का फैसला लिया था? दोस्तों 1915 में 9 जनवरी को जब गांधी जी अफ्रीका से भारत आए तो उन्होंने 1 साल तक भारत का भ्रमण किया। और किसके कहने पर? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, इनके कहने पर गांधी जी ने 1 साल तक भारत का भ्रमण किया था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, गांधी जी के बारे में ना एक चीज़ आप याद रखना, गांधी जी की एक किताब बड़ी फेमस है, पाथवे टू गॉड। तो कभी आपके एग्जाम में आए कि पाथवे टू गॉड किसके द्वारा लिखी गई किताब है? दोस्तों पाथवे टू गॉड जो किताब है ये गांधी जी ने लिखी है। ठीक है, और गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? दोस्तों गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है आपकी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई है, आप याद रखिएगा इसके बारे में। और इनको महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा है। ठीक है, गांधी जी इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। ठीक। अच्छा, यहाँ पे ना एक, तो यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया आपका बाल गंगाधर तिलक। इनकी किताब आप रट लेना, गीता रहस्य, ये किताब बड़ी आती है एग्जाम में आजकल। तो गीता रहस्य किताब किसने लिखी है? दोस्तों गीता रहस्य किताब बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। ठीक है, चलिए तो गांधी जी ने किसके कहने पर भारत का भ्रमण किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की प्रस्तावना को डैश जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। मतलब है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका सही कब पेश हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बना है। ठीक है, तो आप याद रखना प्रस्तावना और भारत की मतलब प्रस्तावना के अनुसार भारत के संविधान की शक्ति किसमें है? तो दोस्तों प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग, तो मतलब प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान की शक्ति जनता में निहित है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा संविधान की प्रस्तावना का जो उद्देश्य प्रस्ताव था 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, आप याद रखना। अच्छा, प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया है? तो आप याद रखिएगा प्रस्तावना का विचार हमने लिया है अमेरिका से। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया है, ये भी आप याद रखिए। हमारे संविधान का पहला पन्ना जो है वो आपका प्रस्तावना होती है, और प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये भी आप याद रखना 42वां संविधान संशोधन एकमात्र संशोधन है जो प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? दोस्तों कबड्डी जो है ये एशियाई खेलों का हिस्सा कब बनी थी?
1990 में। तो कबड्डी 1990 में एशियाई खेलों का हिस्सा बनी है, आप याद रखना। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि कबड्डी के मैच की अवधि कितनी होती है, तो 40 मिनट। कबड्डी के मैच की अवधि 40 मिनट की होती है। और रेडर को कितना समय मिलता है? रेड के लिए 30 सेकंड का समय मिलता है, ठीक है। रेडर को 30 सेकंड। अच्छा, अगर क्वेश्चन कभी आए कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है आपका कबड्डी। और कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। 7 खिलाड़ी जो मैदान में होते हैं उनकी संख्या 7 होती है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 41। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? दोस्तों वर्ष 1932 में जब मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो शुरू हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि भारत में जाति के आधार पर जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका निर्धारण ब्रिटिश सरकार कर रही थी। तो गांधी जी ने इसके चलते यरबदा जेल जो पुणे में थी आपकी, यहाँ पर आमरण अनशन किया था, ये आप याद रखना। और ये उसके बाद में फिर क्या हुआ कि पूना पैक्ट साइन होता है। पूना पैक्ट, गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था 1932 में। तो ये भी आप याद रखना, गांधी अंबेडकर समझौता जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है, ये कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को ये हुआ था, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 42। हाल ही में किसे यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार जो मिला है वो मिला है आपका कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर। तो कलिंग जो सामाजिक विज्ञान संस्थान है भुवनेश्वर का, इसको दिया गया है आपका किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार। यूनेस्को देता है, आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 43 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाली कांग्रेस नेताओं में से एक थे? दोस्तों 1928 में जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने वाली एक कमेटी थी, उसमें कौन शामिल था? तो इसका सही जवाब होगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 की, वो किससे लिए थी? संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए थी। तो मोतीलाल नेहरू भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे। 1928 में उन्होंने नेहरू रिपोर्ट दी थी जो संविधान से संबंधित थी, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन ना ये आप याद रखिएगा कि मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई थी? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। और इसमें एक व्यक्ति और शामिल थे इनके साथ, वो थे CR दास, ठीक है। ये यूपीएससी में आया था क्वेश्चन, स्वराज पार्टी कब बनी थी, तो आप याद रखिएगा। तो मोतीलाल नेहरू इसका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 44। 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डैश की सेना के बीच लड़ी गई थी। दोस्तों इम्फाल की लड़ाई जो लड़ी गई थी, ये जापानी सेना के बीच लड़ी गई थी, ठीक है। इम्फाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 में जापानी आक्रांताओं और ब्रिटिश भारत के मध्य लड़ा गया था। सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के साथ लगभग 70,000 जापानी सैनिक मार्च से जून 1944 तक ब्रिटिश नेतृत्व वाली मित्र सेना के साथ लड़ाई में शहीद हुए थे। तो ये आप याद रखना, ये जापानी और ब्रिटिश सेना के बीच हुई थी 1944 में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस नेता के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लॉक सम्मान मिला है? दोस्तों ब्लू प्लॉक सम्मान जो मिला है वो किसके घर को मिला है? दादा भाई नेहरूजी को। तो दादा भाई नेहरूजी के घर को ब्लू प्लॉक पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, ये आप याद रखना। इसका मतलब है कि अब इनके घर का संरक्षण किया जाएगा, इसका रखरखाव किया जाएगा, तो सारी चीज़ें होंगी आपकी दादा भाई नेहरूजी के लिए। दादा भाई नेहरूजी की किताब बड़ी फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत आती है एग्जाम में। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत आती है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे ना एक ऑप्शन ये लिखा गया BD सावरकर। BD सावरकर जो है इनके नाम पर एक हवाई अड्डा है पोर्ट ब्लेयर में। तो कभी क्वेश्चन आए कि BD सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, आप याद रखना, ठीक। चलिए उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? दोस्तों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको याद रखना है, देखो वैसे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोंडा, ठीक है, लेकिन अरमाकोंडा विशाखापत्तनम में आती है अरमाकोंडा, लेकिन इसका कुछ हिस्सा उड़ीसा का एक जिला है आपका कोरापुट।
तो अरमाकोंडा जो चोटी है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों राज्यों में है आपकी, ठीक है। इसका विस्तार दोनों राज्यों में देखा जाता है, तो ये आप याद रखना कोरापुट में है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी अरमाकोंडा, ठीक है। पूर्वी घाट ये बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा साझा करता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अच्छा यहाँ पे एक उड़ीसा लिखा गया था, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना की गई है। 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 47, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए स्पेशल ड्राइंग राइट यानी कि विशेष आहरण अधिकार का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों स्पेशल ड्राइंग राइट में जो कितनी मुद्राएं आती हैं वो है आपकी 5, ऑप्शन ए 5 मुद्राएं आती हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है, आप याद रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। दोस्तों डॉक्टरेट की उपाधि किसको मिली है, तो आपको याद रखना है कि सुरेश रैना को जो BELS इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है इसके द्वारा वो क्या मिली है, इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। सुरेश रैना इसका सही जवाब है। चेन्नई का इंस्टीट्यूट है ये, और ये चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से ही खेलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में आवास के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। दोस्तों आवास के लिए शीर्ष स्तर की संस्था जो भारत में है वो है राष्ट्रीय आवास बैंक, ऑप्शन ए राष्ट्रीय आवास बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय आवास बैंक की 1988 में। तो राष्ट्रीय आवास बैंक इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1988 में की गई है। नेक्स्ट आपका, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी। दोस्तों ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम गोल्फर जो भारत में थी वो थी अदिति अशोक, ऑप्शन ए अदिति अशोक। ये बेंगलोर की है वैसे, और ये भारत में पहली महिला थी जिन्होंने गोल्फ प्रतियोगिता में भारत की ओर से भाग लिया था, ठीक है, ओलंपिक में। सही जवाब है आपका अदिति अशोक। अच्छा दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक लिखा गया, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप याद रखना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ये आपका लॉज़ेन में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस शहर में है, तो लॉज़ेन में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉज़ेन शहर में है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो दोस्तों यही था आज का 50 क्वेश्चन यही थे आपके। ये 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आज इसको ख़त्म करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट में आंसर कीजिएगा कि एक किताब है आपकी, एक किताब ये है आपकी व्हाई आई एम एथीस्ट, ये किसकी आत्मकथा है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। व्हाई आई एम एथीस्ट किसकी आत्मकथा का नाम है, ठीक है। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।